चलो ओके बेटा, कल क्लियर है? मेरी आवाज क्लियर है? यस सर। ओके, कल फटाफट एक कल वाला रिकैप कर लेते हैं बेटा हम लोग। कल क्या था, हमने बताया यस था सर। आपको गुड मॉर्निंग सर। का डिफिनेशन बताया था आपको, देन बताया था हमने गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, डेफिनेशन बताया था, देन उसके क्या प्रकार हैं ये बताया था, देन सोर्सेस ऑफ गेन्स ऑफ ट्रेड बताया था, देन डिटर्मिनेंट्स कारक क्या है, कौन कौन से कारक हैं गेन्स ऑफ ट्रेड को निर्धारित करने के। तो ये जो है आप लोगों का एग्जाम जो होगा उसमें ना एक नोट पूछा जाएगा, गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड पे एक नोट पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ऑब्वियसली जब यस कुछ, सर। हाँ, कोई चीज पूछा जाएगा तो हमें ये बताना है कि भाई वो चीज है क्या, उसके कितने प्रकार होते हैं। शुरू से ही हम लोग स्कूल से ही अगर देखोगे तो इस तरह से हम लोग लिखते आए हैं आंसर। वो उसका डेफिनेशन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, वो उस चीज को कहते क्या है, और उसके बाद हम बताते हैं कि वो कितने तरह का होता है, उसके बाद बताते हैं कि वो उसके कहाँ कहाँ से क्या स्रोत हैं, फिर उसके बाद वो कैसे निर्धारित होता है, ऐसी चीजों का हम डिस्कशन करते हैं। तो ये फटाफट से एक रिकैप कर लेते हैं हम। जैसा कि हमने बताया था डेफिनेशन इज ऑलरेडी क्लियर विथ यू। हमने बताया था दो तरह का होता है, स्टैटिक गेन एंड डायनामिक गेन होता है। स्टैटिक गेन शॉर्ट टर्म के लिए, डायनामिक गेन लॉन्ग टर्म के लिए है। उसके बाद हमने बताया था फीचर्स ऑफ स्टैटिक ट्रेड बताया था, स्टैटिक गेन बताया था। फिर हमने बताया था आपको फीचर्स ऑफ डायनामिक गेन, इंटरनेशनल ट्रेड से जो डायनामिक गेन होता है उसके फीचर्स, उसकी विशेषता क्या है। उसके बाद हमने बताया था आपको सोर्सेस, क्या स्रोत हैं इंटरनेशनल गेन के, इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो उससे जो फायदे होते हैं उसके स्रोत क्या क्या है। तो हमने बताया था आपको कि एक्सपेंशन ऑफ द साइज ऑफ द मार्केट, डिवीजन ऑफ लेबर, गेन्स फ्रॉम स्पेशलाइजेशन and gains from increased product variety, gains from increased competition, then gains from increased economies of scale and productivity gain। ये जो होता था बेटा ये सोर्सेस हैं। उसके बाद हमने आपको बताया था कल कि कौन कौन से कारक हैं, कौन से ऐसे निर्धारक तत्व हैं जो गेन्स फ्रॉम ट्रेड को निर्धारित करते हैं, मतलब किसकी वजह से गेन्स जो ट्रेड से जो बेनिफिट होता है वो बढ़ेगा या घटेगा, ऐसे कौन कौन से कारक है। तो पहला टर्म आता है टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ट्रेड हमने आपको बताया था कि टर्म्स ऑफ ट्रेड एक रेशियो है, किस चीज का रेशियो है, तो ए रेट एट विच गुड्स ऑफ वन कंट्री आर एक्सचेंज फॉर द गुड्स ऑफ अनदर कंट्री। ट्रेड में हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में हम क्या करते हैं, एक देश से दूसरे देश, एक देश सामान अपना भेजता है, दूसरे देश से सामान मंगवाता है, मतलब क्या है, विनिमय करता है, एक चीज के लिए दूसरे चीज के साथ विनिमय करता है। तो वो जो दर होता है उस दर को कहते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड। और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हमने बताया था उसमें, जस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता दिया था इसमें, ये वाला जो है कि आ, ये जो कुछ बताया था आपको हमने, है ना, अंडरलाइन कर रहे हैं बेटा, ये जो है आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो कंट्री विथ बेटर टर्म्स ऑफ ट्रेड गेन्स मोर, ठीक है बेटा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डन। देन आता है रेसिप्रोकल डिमांड, if the demand of a country of for the production of another country is inelastic, अगर किसी दूसरे देश से जो वस्तु बनी हुई है और उसका मांग हमारे देश में जो है वो अगर इनएलास्टिक है, ऐसे केस में अगेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा बेटा, ध्यान से देखो। लेकिन देयर इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैं हाईलाइट कर देता हूं इसको। ये जो है आपका ये पूरा का पूरा ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है। इसको देखो, ये पूरा का पूरा अपने आप में ऑब्जेक्टिव होगा। और जैसे ही बोलेगा कि डिमांड इनएलास्टिक है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड आंसर विल बी अनफेवरेबल, ये जो है एक्चुअल में ये आंसर होगा बेटा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? यस सर। ओके, अगेन दूसरा ऑब्जेक्टिव मिल गया। उसके बाद आता है डिफरेंस इन कॉस्ट रेशियो, अगर इस देश में कोई वस्तु, एक वस्तु के बनने का कॉस्ट क्या है, दूसरे देश में वस्तु के बनने का कॉस्ट क्या है, तो दोनों का जो अनुपात होगा, रेशियो जो होगा, वो उसकी वजह से भी टर्म्स ऑफ ट्रेड प्रभावित होगा। देन आ जाता है हमारे पास इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी, अगर उत्पादकता, हम जो हम उत्पादन कर रहे हैं उसके उत्पादन में अगर वृद्धि होती है, उसमें इंप्रूवमेंट होता है, उसमें अगर विकास होता है, तो सुधार होता है, इंप्रूवमेंट होता है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है,
जब ऐसा इम्प्रूवमेंट होगा तो कॉस्ट और प्राइस जो है वस्तु को बनाने के लिए जो हमारे खर्चे आते हैं और उसकी कीमत जो होती है वो कम हो जाती है। कम होने की वजह से लीडिंग टू इनऑर्डिनेट ऑफ प्रोडक्टिविटी गेन, और प्रोडक्टिविटी गेन जो होता है उससे हमको ज्यादा मिल जाता है। देन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में आते हैं। अगर मान लो हमने बताया था आपको कि जो देश टेक्नोलॉजी के लिए इम्प्रूव है और कैपिटल ओरिएंटेड कंट्री है वो ट्रेड से ज्यादा बेनिफिट उठाता है बनस्पत के उस देश के जिस देश में टेक्नोलॉजी डेवलप्ड नहीं है और जो बैकवर्ड इकोनॉमी है एवं लेबर ओरिएंटेड इकोनॉमी है, जहाँ लेबर की अधिकता है बट कैपिटल की कमी। देन आता है साइज ऑफ कंट्री, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगेन यहाँ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा बेटा, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा अगेन यहाँ, एक मिनट में हाईलाइट कर देता हूँ आपको। देखो, इनवर्स रिलेशनशिप, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द साइज ऑफ द कंट्री एंड गेन्स फ्रॉम ट्रेड। गेन, ये अगेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से देना बेटा। CC 13 का ये पेपर है आप लोगों का, इंटरनेशनल ट्रेड का है। इनवर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन साइज ऑफ द कंट्री एंड गेन्स फ्रॉम ट्रेड। साइज ऑफ द कंट्री और गेन्स ऑफ ट्रेड में विपरीत संबंध होता है, ठीक है, विपरीत संबंध होता है। ये अगेन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका देन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है तो ऐसे केस में आपको गेन्स ऑफ ट्रेड कम होगा, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर घटता है तो अगेन एक देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ भी आएगा, इसलिए ऐसे स्लाइड्स को हमने चुना है जहां से आपको फायदा हो। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अगेन ऑन इंक्रीज, ध्यान से देखना, ये YouTube पे मैंने डाला हुआ है, आपको मैं आज शेयर कर दूंगा, आज वाला भी वीडियो शेयर कर दूंगा। एंड डिक्रीज इन, ओके सर, ए डिक्रीज इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर घटता है तो गेन्स ऑफ ट्रेड बढ़ेगा। ये एकदम डबल हाईलाइट कर ले रहे हैं। देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, ये इसी के लिए नहीं, BMA के लिए ही नहीं होगा, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्लस UGC नेट के लिए भी ये क्वेश्चन होगा। इंटरनेशनल ट्रेड से ये क्वेश्चन बनेंगे। इंक्रीज इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर घटता है, डिक्रीज मतलब क्या, इनवर्स रिलेशनशिप अगेन है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका कंपटीशन एंड मोनोपोली। गुड्स हैविंग प्रोडक्शन इन मेनी कंट्रीज फेसेस मोर कंपटीशन। अगर एक ही चीज कई देश में बनता है तो उसको क्या करना पड़ता है, बहुत सारे कंपटीशन से गुजरना पड़ता है, और हेंस अतः गेन्स फ्रॉम ट्रेड विल बी लेस टू द कंट्रीज एक्सपोर्टिंग दीज गुड्स। ऐसे में जो देश इन चीजों को एक्सपोर्ट करता है उसको गेन कम होता है। अगर एक ही चीज कई देशों में बने तो ऐसे केस में जो देश इसको एक्सपोर्ट करता है उसको जो है, ठीक है बेटा, डन। इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें आ गए हैं, और जो भी मैंने हाईलाइट किया है वीडियो जब दोबारा देखोगे बेटा तो आपको हाईलाइट करता हुआ दिखेगा, और उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। उसके बाद आता है नाउ हाउ यू विल मेजर, मतलब कि आपको गेन हुआ कितना, कैसे हुआ, ये कैसे हम किया किसी चीज का, किसी देश के साथ किसी वस्तु का जो पेमेंट किया, तो इस वस्तु को हमने एक्सपोर्ट किया तो उससे हमको फायदा क्या, ठीक है, क्या फायदा हुआ वो कहीं ना कहीं हमें मेजर करना पड़ेगा। एक मिनट सर। हाँ बोलो। ये 11cc का माइक अनम्यूट है, मतलब म्यूट करेगा तो ना आवाज पूरा फंस रहा है उसका। क्या हो रहा है बेटा? 11cc कौन है? हाँ आप कर दिए, हो गया सर। 11? आप बोलिए सर। अच्छा 11cc, ओके ओके ओके। तो बच्चे नाम तो नहीं पता है बेटा, वो नाम लिखा नहीं है। जी जी सर, बोलिए सर। अजय, नो प्रॉब्लम, चलो जी सर कर दिए, अजय कुमार। हाँ हाँ ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, चलो वेरी गुड वेरी गुड। तो उसके बाद क्या आता है, मेजरमेंट ऑफ गेन्स फ्रॉम ट्रेड। ट्रेड को जो गेन हो रहा है, ट्रेड से गेन हो रहा है, उसको मेजर कैसे करें। तो मेजरमेंट ऑफ गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, इसके कुछ व्यूज हैं, कैसे कैसे हर एक इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने व्यू दिए हैं कि इसको ऐसे मेजर कर सकते हैं, दूसरे ने बोला ऐसे मेजर कर सकते हैं, तीसरे ने बोला ऐसे मेजर कर सकते हैं।
तो ये सारे व्यूज क्या है, ध्यान से धीरे धीरे देखो। फर्स्ट मेजर इज दैट इज योर ट्रेडिशनल, ठीक है। फर्स्ट इज योर ट्रेडिशनल व्यू। ट्रेडिशनल मतलब जो पारंपरिक जो मान्यता है, पारंपरिक व्यू है वो है। वो कहता है, ट्रेडिशनल व्यू क्या कहता है, पारंपरिक व्यू क्या कहता है, वो कहता है कि रिडक्शन इन प्रोडक्शन कॉस्ट, दैट इज, इसको रिकार्डो अप्रोच भी कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल व्यू में कौन कौन सा अप्रोच हुआ, रिकार्डो अप्रोच, मिल्स अप्रोच एंड इंक्रीज इन रियल इनकम अप्रोच। जब हम मेजर करने जा रहे हैं तो एक कोई चीज को हम अगर काम करना शुरू करते हैं तो हम उस काम को कैसे शुरू करेंगे। मान लो हमें लिखना है तो हम क्या करेंगे, हमारा क्या अप्रोच होगा, हमको एक पेपर चाहिए, एक पेन चाहिए। हमने ऐसा क्या किया, मदन इज वेलकम मदन। तो हमने क्या किया, एक अप्रोच अपनाया कि हमें एक पेपर चाहिए, एक पेन चाहिए। अब पेन में क्या है कि अब किस तरह का पेन चाहिए, पेपर किस तरह का पेपर चाहिए, इस तरह से एक हम क्या करते हैं, एक तरीका अपनाते हैं, वी स्टार्ट अ मेथड। तो उसी तरह से इसमें भी अब इतनी बड़ी बात है, गेन है, इंटरनेशनल ट्रेड से गेन हो रहा है तो हमें उसका माप करना है। तो किस किस इकोनॉमिस्ट ने कैसे कैसे व्यूज दिए हम देखेंगे। तो हम पहले इसको व्यूज को ही 2-3 भागों में बांट दिए हैं। तो हमने पहला व्यू पढ़ा ट्रेडिशनल व्यू, इसके अंदर आता है रिडक्शन इन प्रोडक्शन कॉस्ट। कहने का मतलब ये कहते हैं कि कोई चीज वस्तु बना रहे हो, कोई वस्तु बना रहे हो तो उसका जो प्रोडक्शन का कॉस्ट आता है उसको कम करने की कोशिश करो। जितना प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा हम बेचेंगे उसको, हम एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे हमें फायदे ज्यादा हो। ठीक है, क्लियर फंडा है। तो ऐसे में रिडक्शन इन प्रोडक्शन कॉस्ट, और इसको कहते हैं रिकार्डो अप्रोच। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिकार्डो अप्रोच। कौन सा अप्रोच, इसको कहते हैं रिकार्डो अप्रोच, याद रखना। ठीक है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि रिकार्डो अप्रोच रेफर्स, रिकार्डो अप्रोच यूजीसी के क्वेश्चन, नेट के क्वेश्चन में आएगा, रिकार्डो अप्रोच रेफर करता है किस चीज को, तो रिडक्शन इन प्रोडक्शन कॉस्ट इसका आंसर होगा। या रिडक्शन इन प्रोडक्शन कॉस्ट इन गेन्स ऑफ ट्रेड रेफर्स टू व्हिच अप्रोच, उल्टा करके पूछेगा तो उसका आंसर होगा रिकार्डो अप्रोच। एकदम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल है। उसके बाद आता है टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड हमने क्या बताया था, ये रेट है, एक रेट है जिसपे कोई देश, एक देश दूसरे देश से किस तरह से एक वस्तु के लिए दूसरे वस्तु का विनिमय करता है, उस दर को कहते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड। और ये अप्रोच जो दिया था उसने जेएस मिल ने दिया था, सो इट इज मिल अप्रोच बोलते हैं इसको। टर्म्स ऑफ ट्रेड गेन्स फ्रॉम ट्रेड, मेजरमेंट ऑफ गेन्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में टर्म्स ऑफ ट्रेड को इंपॉर्टेंस किसने दिया था, तो आवाज नहीं आ रहा। अभी अभी आ रही है, अब ठीक है सर। नहीं सर। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड को इंपॉर्टेंस किसने दिया था गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड मेजरमेंट में, तो उसका आंसर होगा जेएस मिल। क्या आंसर होगा, बोलो, इसका आंसर होगा जेएस मिल। ठीक है, या आप, या अगर रिवर्स करके पूछता है तो आंसर होगा टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग ये इस चीज को मन में थोड़ा रख लो, और 2-3 बार देखोगे वीडियो को तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आता है मॉडर्न व्यू। चलो हम लोग देखते हैं मॉडर्न व्यू क्या कहता है। ठीक है बेटा, मॉडर्न व्यू, पहला हमने ट्रेडिशनल व्यू देख लिया, अब आते हैं मॉडर्न व्यू। मॉडर्न व्यू में पहले तो सबसे पहले तो हम ये जो हमने इतना जो गंदा मचाया है उसको हम मिटा लेते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों को बेहतर ये करें। यस सर। ठीक है, ये व्यक्तिगत तौर पर एक प्रयास है। उसके बाद आ जाता है, चलो एडमिट कर लेते हैं इनको। तो रिकार्डो अप्रोच, एक मिनट, ये मॉडर्न अप्रोच और रिकार्डो अप्रोच, दो अप्रोच हमने पीछे अभी देखा। ठीक है, फर्स्ट क्या था, ट्रेडिशनल व्यू, दैट इज रिकार्डो अप्रोच, मिल्स अप्रोच एंड रियल इनकम अप्रोच। और इसके बाद ट्रेडिशनल व्यू और मॉडर्न व्यू। अब ट्रेडिशनल व्यू के अंदर ये तीन है, तीनों को अलग अलग हम पढ़ेंगे, फिर देखेंगे मॉडर्न व्यू क्या है। ठीक है बेटा, चलो अब देखते हैं कि रिकार्डो ने क्या कहा था। पहली बात, रिडक्शन इन प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट का प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है उसको कम करो, कम करना चाहिए, ऐसा उनका बेस था। उनके व्यू के अंदर जो मेन थीम था वो ये था कि प्रोडक्शन कॉस्ट कम होना चाहिए।
तो ऐसे केस में चलो हम देखते हैं यहाँ कि रिडक्शन इन टोटल रियल कॉस्ट इज द बेसिस ऑफ गेन्स। इन्होंने कहा कि जो प्रोडक्शन का जो रियल कॉस्ट होता है उसको अगर कम किया जाए तो वही गेन का आधार होता है। कॉस्ट जितना कम होगा, गेन्स, इनके कहने का मतलब होता है गेन, फायदे का आधार जो है वो रिडक्शन इन टोटल कॉस्ट है। उसके बाद कहता है अ कंट्री विल एक्सपोर्ट दोज कमोडिटीज। कोई चीज हम एक्सपोर्ट करते हैं, किस चीज को एक्सपोर्ट करेंगे? इन विच कंपेरेटिव प्रोडक्शन कॉस्ट आर लेस। मतलब क्या कि उसको जो हम बना रहे हैं और दूसरा देश भी बना रहा है, उसके प्रोडक्शन का कॉस्ट जो हमारे यहाँ कम हो रहा है। एंड विल इंपोर्ट, उस चीज को इंपोर्ट करेगा जिसको बनाने में हमें खर्चे ज्यादा होते हैं। अगर मान लो हमें लैपटॉप बनाने में हमारा एक्सपर्टीज कम है और हमारे खर्चे ज्यादा होते हैं, तो हम लैपटॉप अपने देश में बनाने के बजाय हम लैपटॉप मंगवाना पसंद करेंगे, इंपोर्ट करना पसंद करेंगे, ठीक है। लेकिन कोई चाय की पत्ती है, प्रोसेस्ड टी है, या जो हमारा लोकल प्रोडक्शंस है, या जिस चीज में हमारा एक्सपर्टीज है और जिसको हम आसानी से बना सकते हैं, कम खर्चे में बना सकते हैं, उसको हम क्या करेंगे, क्योंकि उसको हम ज्यादा से ज्यादा बना सकते हैं इसलिए हम उसको भेजेंगे, हम उसका क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। बात समझ में आई? दूसरा पॉइंट उनका ये था कि अ कंट्री विल एक्सपोर्ट दोज कमोडिटीज इन विच इट्स कंपैरेटिव, नंदन इज ओके, वेरी गुड, काफी बच्चे जुड़ रहे हैं। A country will export those commodities in which, ध्यान से पढ़ना, देखना बेटा, ये लाइन मेन जो है ना, मेन पूरी किताबों से जो मेन चीज निकाला हुआ है वही पावर पॉइंट में डाला जाता है, सो दैट आपको जो एकदम जानना चाहिए वो जरूर जानना चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है कि हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा बातें हमें देनी होती है, तो मेन चीज जो होता है जिस्ट हम लेके आते हैं, सो दैट एटलीस्ट आपको वो चीज पता होना चाहिए जो आपको जानना है। तो एक कंट्री, कोई कंट्री जो है एक्सपोर्ट करेगा, किस चीज को एक्सपोर्ट करेगा? इन विच इट्स कंपैरेटिव प्रोडक्शन कॉस्ट, उसका जो है दूसरे देश की तुलना में जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम है, और उस चीज को वो इंपोर्ट करेगा, मंगाएगा, जिसका दूसरे देश की तुलना में प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो हाई है। उसके बाद आता है उसमें क्या सिद्धांत था, कंट्री 10, अतः कंट्री इकोनोमाइजेस मतलब क्या करता है, मतलब इकोनोमाइज करते हैं, जैसे मतलब हम कि अपने खर्चे कम करते हैं, उसको सुदृढ़ करते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत करते हैं। इन द यूज ऑफ इट्स रिसोर्सेस, क्या करता है, जो आपकी उसका जो संसाधन है, एक देश के पास बनाने के जो उससे रिलेटेड संसाधन है, संसाधन का क्या करता है, सही तरीके से यूज करता है। किसी का बैकग्राउंड नॉइज है बेटा, ठीक है, तो सही तरीके से यूज करता है। राजवर्धन इस तो a country thus economizes in the use of its resources, obtaining for a given amount thereof a larger total income than if it attempted to produce everything at home. The difference between the two is its gain from trade. ठीक है, कोई चीज समझ में आई बात? ये कंट्री 10, अतः हमने जो ऊपर दो पॉइंट कहा, उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो किसी चीज को बनाने में, कोई देश कोई चीज को बनाता है तो उसके लिए जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको क्या करता है, वो इकोनोमाइजेस करता है, कम करता है, कम होशियारी से खर्च करता है, जितना जरूरत है उतना ही खर्च करता है। देयर ऑफ उससे होता क्या है कि उसको लार्जर इनकम मिलता है, और इफ अगर वो सारी चीजें खुद ही बनाने की कोशिश करेगा, उसकी तुलना में उसको जो चीज अवेलेबल रिसोर्सेस है उसको अगर वो प्रोड्यूस कर लेता है, कम खर्चे में प्रोड्यूस कर लेता है, तो ये जो डिफरेंस होता है वही टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है। क्या होता है, अगर मान लो हम जिस चीज में एक्सपर्टीज नहीं है उसको भी बना रहे हैं, जिसमें एक्सपर्टीज है उसको भी बना रहे हैं, तो अगर हम सारी चीजें अपने घर में बनाने लगे तो हमें इतना फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर जो चीज हम बना पाते हैं वो हम बना ले रहे हैं, और जो चीज हमारे बनाने में एक्सपर्टीज नहीं है हम इंपोर्ट कर लेते हैं, तो उसका जो डिफरेंस होता है वही डिफरेंस कहलाता है आपका गेन्स फ्रॉम ट्रेड कहलाता है। ठीक है बेटा, उसके बाद आता है, देख अब आप लोगों को हमने पढ़ाया होगा, एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ाया होगा, दैट कैन बी स्ट्रेट ऑल्सो, दैट कैन बी कर्व्ड ऑल्सो। तो अगर ट्रेड नहीं होता, एक कंडीशन ले आए, मान लो एक ट्रेड नहीं होता है, तो AB इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मतलब क्या
कि अपने सारे संसाधन को किसी एक चीज में एक्स कमोडिटी बनाने में लगा दे, या कोई देश अपने सारे संसाधन को वाई कमोडिटी बनाने में। चलो इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या किस तरीके से आपको बेहतर दिखाया जा सकता है। रोशन कुमार, गुड। स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट क्या कहता है? ओके, देखो एक मिनट, बेहतर करने की कोशिश करते हैं। देखो, एक देश मान लो दो चीज बनाता है, एक एक्स बनाता है, ठीक है, और दूसरा वाई बनाता है, ठीक है बेटा, क्लियर है? तो मान लो अपने वो सारे संसाधन का प्रयोग अगर एक्स कमोडिटी में बनाने में लगा दे, तो कोई ना कोई पॉइंट इस तरह का पॉइंट बनेगा, मतलब कि एक वाई एक्सिस 0 होगा और एक्स एक्सिस पे पॉइंट बनेगा। बात समझ रहे हो मेरी बात? सहमत हो? जी सर। ओके। या मान लो, ये कई बार हमने आपके पुराने बताया है, फिर से जब ये चीजें आती रहेंगी, इसी पुराने क्लासेस में पढ़ाई जाती है। अगर मान लो सारा संसाधन वाई बनाने में लगा देता है, तो या तो ये पॉइंट तक बनाएगा या ये पॉइंट बनाएगा। अब ये सब पॉइंट कैसे बनते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ कह रहा है कि इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑफ द कंट्री। यहाँ सारा चीज अगर सारा एक्स बनाने में लगा दे रहा है तो ये बी पॉइंट पे आता है, सारा वाई बनाने में ये रहता है। तो इस दोनों को जब मिलाओगे तो आप ये देखोगे कि कोई भी देश इस रेखा के ऊपर या इस रेखा के नीचे ही कोई चीज का प्रोडक्शन कर सकता है, इसके बाहर नहीं कर सकता है। ये उसका नॉन अटेनेबल पॉइंट है, ये चीज बनाने में वो सक्षम नहीं है, इतना बनाने में। लेकिन इस रेखा के अलोंग, एक मिनट मार्कर ले लेता हूँ, इस रेखा के अलोंग जो है, इस यहाँ तक ए बी पे किसी भी पॉइंट पे प्रोडक्शन हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, लेकिन इसके बाहर यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ हम नहीं कर सकते हैं। ये हमारा नॉन अटेनेबल पॉइंट होगा। लेकिन हम यहाँ कर सकते हैं, इसके अंदर 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 कर सकते हैं। मतलब ये कहीं भी ये पॉइंट हो सकता है, यहाँ पॉइंट हो सकता है, यहाँ पॉइंट हो सकता है, लेकिन किसी भी हालत में इस लाइन से बाहर नहीं जाएगा। और अगर हम इस लाइन के अंदर प्रोडक्शन करते हैं, मतलब कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है बेटा? कनेक्शन अनस्टेबल बता रहा है थोड़ा। तो ऐसे में क्या हो रहा है, वो अपनी वो आवाज सही से सर कुछ कट रहा है। हाँ, अभी ठीक है सर, फिर कभी बीच बीच में हो जाता है सर। बीच बीच में। अब क्या है ना, वो जो इन्वायरमेंटल डिस्टॉर्शंस हैं वो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। फिर भी एक प्रयास है, ये फुल प्रूफ चीज तो है नहीं बेटा। तो क्या हो रहा है कि मान लो इनिशियली वो अगर अपने संसाधन का पूरा उपयोग करता है तो ए बी लाइन तक प्रोडक्शन करता है। अब पॉइंट ई जो है वो इंडिकेट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन बिफोर ट्रेड। अगर दो देश ट्रेड नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में ई जो है एक संतुलन बिंदु है, ठीक है। संतुलन बिंदु ये मतलब कि y और x दोनों अगर बनाना चाहता है तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, उसको दोनों से समान फायदे मिल जा रहे हैं, संतुलन की बिंदु। अब मान लो दो देश ट्रेड करते हैं, ठीक है, व्यवसाय करते हैं, तो क्या होता है, अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, ए बी की जगह पे कहीं और चला जाएगा, एंड टेक्स शेप ऑफ बी सी। अब एक नया शेप ले लेता है बी और सी। मतलब कि अब ये जो लाइन था, अब उस ट्रेड करने के बाद जो प्रोडक्शन की क्षमता हो गई वो इस लाइन तक प्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है बेटा। अगर दोनों देश में किया तो हमने क्या बताया था, ट्रेड के गेन क्या होते हैं, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी होती है, कई सारे फायदे हमने बताए थे। तो मान लो उन फायदों का उठाते हुए इसका जो क्षमता हो गई, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो हो गई, अब बीसी हो गई, ठीक है। अब स्लोप ऑफ द बीसी, स्लोप हमने बताया था क्या होता है, राइज ओवर रन। हाँ, एक्स एक्सिस के अलोंग कितना बढ़ा, वाई एक्सिस के अलोंग कितना उठा। तो यहाँ बीसी लाइन का स्लोप जो है वो बताता है कि इंटरनेट स्लोप मतलब ये ऐसे जैसे ये जो एंगल बनता है उसको स्लोप कहते हैं बेटा, ठीक है। तो अभी इस लाइन का स्लोप ये बताता है। तो अब याद देखना कि आफ्टर द ट्रेड, अगेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, अगर ट्रेड होता है दो देश के बीच में
तो पीपीसी शिफ्ट, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है शिफ्ट हो जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान रखना है, जब भी दो देशों के बीच ट्रेड होता है तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है। अब दूसरा लाइन ये है, स्लोप ऑफ द बीसी जो शिफ्ट होता है वो बताता है इंटरनेशनल प्राइस रेशियो। मतलब क्या, इस देश में इसका प्राइस क्या है, दूसरे देश में प्राइस क्या है, दोनों के प्राइस का जो अनुपात है वो नया पीपीसी बताता है। अब सपोज मान लो द कंट्री इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट एफ। अब यहाँ उस समय था इक्विलिब्रियम पॉइंट ई था जब अपने देश में ही सब कुछ बना रहा था। अब मान लो कि तो संतुलन बिंदु भी शिफ्ट होगा, संतुलन बिंदु शिफ्ट हो गया पॉइंट एफ पे, और वो किस पे है, पीसी कर्व पे है, ठीक है। देन टू प्रोड्यूस देयर it would have to increase its labor such as to shift its PPC to A-B। अब ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, अपना लेबर जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आने के लिए उसको अपना लेबर इंक्रीज करना पड़ेगा, और देन टू प्रोड्यूस देयर इट वुड हैव टू इंक्रीज इट्स लेबर सच एज टू शिफ्ट इट्स। अब ऐसे केस में क्या होता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो पूरा का पूरा शिफ्ट होके हो जाएगा A डैश एंड B, ठीक है, A डैश एंड B, A डैश एंड B डैश। इन दैट केस क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे पीपीटी का, इस पर्टिकुलर स्लाइड का ये जिस्ट है, अमाउंट ऑफ गेन, हमें क्या मेजर करना था, अमाउंट ऑफ गेन्स फ्रॉम ट्रेड विल बी बी डैश बटे ओ बी, दैट इज बी डैश। ये चीज जो है ये इसका और इसका जो रेशियो होगा वो गेन हुआ, मतलब दिस इज गेन, ठीक है। ट्रेड करने के बाद ये जो बी डैश हुआ ये हमारा गेन हुआ, ठीक है। मतलब हम इतना ही प्रोड्यूस कर पा रहे थे, लेकिन ट्रेड करने के बाद स्थिति ऐसी बनी कि अब यही चीज हम यहां तक प्रोड्यूस करने लगे, ठीक है। अब इसको क्लीन करने दो हमें थोड़ा, फिर नेक्स्ट स्लाइड को हम लोग डिस्कस करेंगे। काफी इसमें इंटरनेशनल ट्रेड जब भी पढ़ेंगे हम लोग तो इंडिफरेंस कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का उपयोग हमेशा होता रहेगा। और यहाँ इसको इंटरनेशनल ट्रेड में चूंकि लार्जर स्केल में हम पढ़ते हैं इसलिए उसको इंडिफरेंस कर्व को कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। और जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे तो वो इंडिविजुअल इंडिफरेंस कर्व था, लेकिन यहाँ बाजार पूरा पढ़ेंगे, इंटरनेशनल बाजार चूंकि पढ़ेंगे, इंटरनेशनल व्यापार पढ़ेंगे, इसलिए हम कहेंगे इसको कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व। और यहाँ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं, इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहते हैं। अनदर नेम ऑफ, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से सुनो, अनदर नेम ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। क्या है, अनदर नेम ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज क्या है, अनदर नेम ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। क्या है, चलो जो महाराज बोलने लगे कि आपका समय कम हो रहा है, आप जल्दी से जल्दी अपने आप को निपटाइए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, जितना समय है उसको हम प्रॉपर उपयोग करेंगे। आगे की स्लाइड में हम देखते हैं कि अब माल्थस क्रिटिसाइज, अब ये तो था रिकार्डोज अप्रोच। अब माल्थस ने इसका क्रिटिसिज्म किया, क्रिटिसिज्म इन्होंने उसको इसकी आलोचना की। माल्थस क्रिटिसाइज दैट रिकार्डो हैज ग्रेटली ओवर एस्टिमेटेड द गेन। इन्होंने कहा कि जितना गेन एक्चुअल में होता है उसको उन्होंने बढ़ा चढ़ा के बताया रिकार्डो ने। उन्होंने आर्ग्यूड किया कि F will not be the equilibrium point. He opined, उन्होंने बताया the consumer will prefer at point right of F on AB। इन्होंने कहा कि उसने क्या कहा था कि AB F जो है संतुलन की बिंदु होगी, लेकिन इसने कहा कि नहीं,
वो ए डैश बी डैश जो लाइन बना है, ए डैश बी डैश लाइन जो नया पीपीसी बना था, उसमें एफ के ए डैश बी डैश राइट ऑफ एफ ऑन ए डैश बी डैश, एफ के राइट में जो है वो करेगा, कोई भी जो कमोडिटी है उसको प्रेफर करेगा। फिंडले, फिंडले अगेन इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, उसी थ्योरी को उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया। Has modified gains from trade by introducing indifference curve। अब ये लेके आ गए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे इंडिफरेंस कर्व लेके आ गए। अब हम इंडिविजुअल देखेंगे तो जो इंडिविजुअल लाइन को प्राइस लाइन कहते हैं हम लोग, बजट लाइन कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और इसमें कहेंगे हम, इसको कह रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में जब कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व जब ये इसका जो है जहां ये टच करेगा वो पॉइंट जो हो जाएगा अगेन आपका निर्धारण पॉइंट होगा, वो एग्जैक्ट बैलेंस का पॉइंट होगा, इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। तो फिनलैंड ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया और उसने क्या इंट्रोड्यूस किया, इंडिफरेंस कर्व। तो आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि हु इंट्रोड्यूस्ड, किसने इंट्रोड्यूस किया इंडिफरेंस कर्व, किस चीज की को मॉडिफाई करने के लिए, रिकार्डो के मेजरमेंट ऑफ गेन्स ऑफ ट्रेड को मॉडिफाई करने के लिए इंडिफरेंस कर्व को किसने इंट्रोड्यूस किया, तो वो थे फिंडले। ठीक है। नाउ if the labor input is increased sufficiently to push PPC to A0 to B0 instead of, अब इन्होंने एक नया चीज बोला कि अगर हम लेबर इनपुट्स बढ़ा देते हैं और इसकी वजह से जो हमारा नया पीपीसी बन जाता है वो ये बनता है A0 B0 बनता है, किसके जगह पे, A डैश B डैश की जगह पे। द पॉइंट G ऑन कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व, CI कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, पॉइंट G पे इंडिफरेंस कर्व जो है पॉइंट G पे टेंजेंट हो रहा है, A0 B0 जो है वो स्पर्श कर रहा है किस पॉइंट पे, G पॉइंट पे, किसको, CI को। तो द पॉइंट G ऑन CI विल गिव द एक्चुअल इक्वल सेटिस्फेक्शन एज इन F। तो ऐसे केस में जो रिकॉर्डो ने बोला था कि F पे इक्वल सेटिस्फेक्शन देगा, इसका कहने का मतलब है कि अगर इंडिफरेंस कर्व इंट्रोड्यूस कर दिया गया तो A0 B0 जो नया इंडिफरेंस पीपीसी बना, वो जो जिस पॉइंट पे उसको टेंजेंट करेगा वो पॉइंट जो है वो नया सेटिस्फेक्शन देगा, इक्वल सेटिस्फेक्शन देगा। ऐसे केस में गेन्स ऑफ ट्रेड जो हो जाएगा वो होगा BB0, ये हो जाएगा। हमने पहले क्या बताया था, यहां तक आपको बताया था। अब क्या हो जाएगा, BB0 बटे OB। ठीक है, अगर हम इंडिफरेंस कर्व इंट्रोड्यूस कर देते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, अब JS मिल अप्रोच, इसको आज रहने देते हैं, एक एक अप्रोच एक एक बार करेंगे। इससे क्या होगा कि हमें चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएगी और ये पूरा का पूरा कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, एनीथिंग आप लोग कुछ कहना चाह रहे हैं? नो सर। ठीक है सर। कुछ बात कहनी है? टाइमिंग का ऐसा है बेटा, ऑलरेडी रूटीन बन चुका है, तो क्लास अकॉर्डिंगली टाइम के हिसाब से हो सकता है। अभी हो सकता है 9:50 हो, अगले दिन कुछ और टाइम में हो, या हो सकता है किसी टाइम में सर का क्लास हो, किसी दिन खान सर का क्लास हो, दैट विल बी वेरी। तो वेबसाइट पे एक रूटीन है, आप रूटीन को अपने पास रखिए, अकॉर्डिंगली आप रिमाइंड भी कराते रहिए। हो सकता है हमारे आप रिमाइंड कराते रहिए। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव वगैरह बनाते रहो। ऑब्जेक्टिव जिसको मैं बोलता हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान से उस चीज को नोट कर लो, बिकॉज इन फ्यूचर आपको वो काम आएगा। और 20 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव से हैं, 10 क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, 20 नंबर सॉलिड आपको ऐसे ही आ जाएगा। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, मेटिकुलस, और रिपीट करते रहिए चीजों को। ठीक है, नवीन अभी आया है, चला गया था क्या? चलो, और कुछ कहना है? नो सर। अभी सर का क्लास हो सकता है आज हो, प्रेम सर का क्लास हो। देखिए, प्रेम सर का क्लास हो सकता है, देख लो, रूटीन चेक कर लो। यस सर। साइट में देखो, प्रेम सर क्लास आज नहीं है। नहीं है ना? खान सर का है, ट्यूसडे और थर्सडे। खान सर कल भी था, रूटीन कहाँ बताया है? रूटीन चेक करते कल भी रहो, था, लिए कम रूटीन चेक करते रहो सर। कल था, नहीं लिए।
चलो ठीक है बेटा, रखे। खान सर का आज भी है। हाँ देखो क्या प्लान करते हैं वो। मैं कोशिश करूंगा कि जब जब हमारा है हम रेगुलरली ले, ठीक है। 10:50 से 11:50 से हमारा वो है BA पार्ट 2 का है। यस सर। ठीक है, चलो गुड। आज थोड़ा स्ट्रेंथ कम रहा, Yes, कल sir. ज्यादा था। जुड़ते रहो बेटा, ठीक है। थोड़ा सा ये महीना ऐसे ही चलेगा, थैंक यू सर। ऑनलाइन ही चलेगा, ठीक है। और इसी से आपका अटेंडेंस वगैरह भी मारते हो। चलो रखें। ओके सर। Yes, sir. नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, उसके बाद मॉडर्न सर ओके सर। पूरा का पूरा गेम्स ऑफ ट्रेड, गेम्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलो बाय। यस सर। थैंक यू सर, बाय।